होप बहुत अच्छे से होंगे सब। तो आइए प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है केमिस्ट्री क्लासेस में। और प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चों इसका, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। और बच्चों, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में SN2 रिएक्शन को स्टडी किया था। SN2 रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। वहां पर इंटरमीडिएट के फॉर्म में जो था ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये हमने उसमें स्टडी कर लिया था। और हमने वहां पे देखा था कि जो SN2 रिएक्शन होती है उसका ऑर्डर कितना होता है बच्चों, 2 ऑर्डर होता है, इसलिए हम उसको बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और उसके जितने भी वहां पे पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सारे मैंने आपको नोट करा दिए थे आपके नोट्स में। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, तो प्यारे बच्चों एक बार जाके वो लेक्चर आप देख लीजिए और उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक बच्चों, वो कौन सा टॉपिक है, वो है हमारे पास स्टीरियो केमिकल। स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम, NS न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं बच्चों, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारे बच्चे रेगुलर है वो इसको समझते हैं कि NSR का मतलब क्या है। NSR में बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्यों इतना बड़ा हम लिखे, हम तो शॉर्ट में लिखेंगे NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिकल। सर ये चीज तो समझ नहीं आई कि स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट में आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले इसके अंदर बच्चों, इस हेडिंग के अंदर सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं और ऑप्टिकल एक्टिविटी हम किसको कहेंगे। तो मैं लिख देता हूं जल्दी से यहाँ पे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये टॉपिक सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, किसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे बोलेंगे। तो बड़े ध्यान से इसको कॉन्सेप्ट को आपने समझना है बच्चों। क्या लिख रहा हूं मैं आपको, देखो एक रे डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको बस यहाँ पे बोर्ड पे पूरा फोकस लगा देना है बच्चों। इधर उधर अगर कहीं जा रहे हैं किसी का, तो वहां से हट जाइए थोड़ी देर के लिए और अपना ध्यान जो है सारा बोर्ड पर लगा दीजिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप सिर्फ यहाँ पे बोर्ड पे देखिए। तो देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे कि जो आपके पास ऑर्डिनरी लाइट होती है, अभी मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ, हालांकि मुझसे कभी स्ट्रेट लाइन नहीं खींचती बच्चों बोर्ड पे, ये भी सच्चाई है। और लेकिन आप लोग इसको स्ट्रेट खींचने की कोशिश करिए, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं सिंपल यहाँ पे बात करता हूँ कि जो बच्चों आपके पास ऑर्डिनरी लाइट होती है, मतलब जो हम नॉर्मल लाइट की बात करते हैं, जैसे ये बल्ब है, तो हम उससे देखते हैं कि उसकी जो लाइट से, जो बल्ब से जो रेज निकलती है, वो सभी डायरेक्शन में निकलती है। ऐसा तो नहीं है बच्चों कि वो जो लाइट है केवल और केवल हमें सीधी दिखाई देती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हमें सब कुछ उसका दिखाई देता है, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है। ऐसे ही जो सनलाइट आती है उसकी रोशनी सब जगह होती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह उसकी रोशनी होती है। तो मतलब जो ऑर्डिनरी लाइट होती है बच्चों, ऑर्डिनरी लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, या ऑर्डिनरी लाइट जो होती है बच्चों, वो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो क्या करती है, सब डायरेक्शन में क्या करती है बच्चों, वाइब्रेट करती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं वो सब जगह फैल जाती है उसकी रेंज। तो ये मैंने यहाँ पे लिया है सिंपल ऑर्डिनरी लाइट। तो जो आपके पास ऑर्डिनरी लाइट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बच्चों, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, बस समझना है आपने इसको। जो ऑर्डिनरी लाइट है वो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, जैसे मैंने दिखा दिया इधर उधर, ठीक है, ऊपर नीचे सब डायरेक्शन में ये वाइब्रेट कर रही है। अब बच्चों मैं क्या करता हूं कि इसके सामने निकोल प्रिज्म रख देता हूं। ये क्या है बच्चों, एक प्रिज्म है। सब बच्चों ने इसको देखा है, प्रिज्म को कहां देखा है, फिजिक्स में। सब प्रैक्टिकल करते हैं ऐसे, तो हाँ बच्चों वही है जो आपने फिजिक्स में प्रैक्टिकल किए होंगे। तो ये एक निकोल प्रिज्म है, और जैसे ही मैं इस ऑर्डिनरी लाइट को
इस प्रिज्म से पास कराता हूं तो देखो बच्चों क्या चेंज आता है इसमें ऑर्डिनरी लाइट में, ये जो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही थी ये केवल और केवल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, एक ही डायरेक्शन में, ऐसे बिल्कुल एक प्लेन में रहेगी, एक प्लेन में रहेगी। सिर्फ क्या कैसे डायरेक्शन करेगी बच्चों, एक प्लेन में ये लाइट रहेगी। देखो क्या हो, जो ऑर्डिनरी लाइट सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही थी, जैसे ही हमने उसको प्रिज्म से पास करा तो ये जो लाइट है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे ऐसे ही वाइब्रेट कर रही है बच्चों, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। और इस लाइट को बच्चों क्या बोलते हैं, इस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। नाम ध्यान रखना है बच्चों, प्लेन पोलराइज लाइट, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल। ये वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा बच्चों आपकी बुक में भी, पीपीएल। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट। क्या होती है, जब ऑर्डिनरी लाइट को प्रिज्म से पास करा देते हैं तो जो उसकी डायरेक्शन है लाइट की वो केवल एक ही डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट करने लगती है, जिसको हम कह रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब देखो हमने करना क्या है सर, इसका प्लेन पोलराइज लाइट का, ऑर्डिनरी लाइट का, यहाँ पे तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या यूज, अब देखो बच्चों इसका क्या यूज होगा। अब आपने मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिया है जो भी आपके पास है, आपने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहां पे रखा है, ये आपके पास क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो क्या हो सकता है बच्चों, यहां पे दो पॉसिबिलिटी यहां पे बनेगी बच्चों। अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करा रहा हूं तो यहां पर क्या हो सकता है बच्चों कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस लाइट को रोटेट कर दे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज में, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इस पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से जैसे हम पास कराते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करा रहा हूं तो ये जैसी लाइट यहां पे दिखाई दे रही है ऐसी लाइट यहां पे दिखाई दे, कोई फर्क ही ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो जाए कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिख रहा है यहाँ पे, और जब हम इससे प्लेन पोलराइज लाइट को पास करा रहे हैं तो ये जो ऑर्डिनरी, ये जो पीपीएल लाइट है ये क्या करने लगे बच्चों, रोटेट कर जाए, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब क्या होगा, अब देखो इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा लेता हूं। मैं कंडीशन ले रहा हूं कि जैसे ही हम प्लेन पोलराइज लाइट को इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराते हैं, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, देखना बच्चों बड़े ध्यान से, इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे। कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, ये घड़ी कैसे घूमती है आपकी, घड़ी की जो सुई है वो कैसे चलती है, क्लॉकवाइज, तो ये कौन सी डायरेक्शन में कर दिया ना, क्लॉकवाइज। अगर इसको ये रोटेट कर दे, कहां पर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हो सकता है, रोटेट कर दिया, रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेट क्लॉकवाइज। या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे भी रोटेट कर सकता है। कैसे रोटेट कर सकते हैं बच्चों, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब सिंपल सा समझो बच्चों, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं बच्चों ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बच्चों वे होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते तो उनको हम कहेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। इज इट क्लियर बच्चों, देखो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पीपीएल लाइट को रोटेट करता है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो इसने रोटेट वाला में केस ले रहा हूं तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इसको कहेंगे। और अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इस कंपाउंड को बच्चों हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटिंग। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटिंग,
डेक्स्ट्रोरोटेटरी। रिप्रेजेंट आप स्मॉल डी से भी कर सकते हैं या फिर इसको प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, या तो आप इसको पूरा बोलो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट को, पीपीएल लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसको कहते हैं बच्चों हम लेवोरोटेटरी। इसको हम क्या बोलेंगे? लेवोरोटेटरी। लेवोरोटेटरी इसको हम बोलेंगे लेवोरोटेटरी। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये साइन भी आपने याद रखनी है। तो मतलब क्या, अगर पीपीएल लाइट को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो उनको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो उनको हम लेवोरोटेटरी करते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पीपीएल लाइट को रोटेट ही नहीं करते किसी भी डायरेक्शन में तो उसको हम ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या निकल गई बच्चों? और ये जो सारा फिनोमिना है ना बच्चों पीपीएल लाइट के रोटेशन का, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। लिखवा रहा हूं डेफिनेशन, डोंट वरी। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो एक बार फिर मैं रिकॉल कर दूं। प्लेन पोलराइजेशन जो ऑर्डिनरी लाइट होती है आपकी, उसको हम जैसे ही प्रिज्म से पास कराते हैं तो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, जिसको हम पीपीएल कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और जैसे ही पीपीएल लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर पास कराते हैं हम, अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लॉकवाइज रोटेट कर दे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और जो ये सारा फिनोमेना है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। डेफिनेशन क्या है बच्चों? डेफिनेशन यह है द ऑर्गेनिक कंपाउंड which rotate प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल लिख रहा हूं बच्चों, समझ के मैंने ऊपर फुल फॉर्म लिख दी इसकी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is called optical active compound, उन कंपाउंड को हम कहेंगे बच्चों ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। एंड दिस फिनोमिना known as optical activity, and this phenomena known as optically activity। ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकली एक्टिविटी भी आप इसको लिख सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी। तो दिस फिनोमेना नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्टिविटी। और कंपाउंड कौन से होंगे बच्चों? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहे हैं। तो आप इसका जल्दी से बच्चों फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चों हमने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जान लिया। अब हम इसके लिए कंडीशन की बात करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो सकते हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों हेडिंग कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड या ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए क्या क्या कंडीशन है बच्चों? 3 कंडीशन यहाँ पे मैं नोट कराऊंगा आपको, और तीनों ही कंडीशन आपने बड़े ध्यान से यहाँ पे देखना है। ठीक है, इधर उधर मत चला जाना, सिर्फ यही पे है। पता चला कि कोई पानी पीने चला गया तो छोड़ के तो बाद में समझ में नहीं आई, तो कंटिन्यू बना के रखना है बच्चों। यहाँ पे पानी वानी पहले ही पी के बैठा रहो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बाद में वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पे बाद में देख लेंगे तो पानी पीने चले गए, ठीक है ना। फिर कोई इधर उधर चलेगा घूमने के लिए, वापस राउंड आके फिर इसको पढ़ रहा है, तो पहले इसको कंप्लीट करके तभी जाना है, ठीक है। तो मैं कंडीशन लिखवा देता हूं आपको, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है बच्चों हमारे पास? क्या क्या कंडीशन होगी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए? तो सबसे पहली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूल्स शुड बी chiral, molecules should be chiral।
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं आज तो अलग अलग नाम बता रहे हैं, कहां कहां से ये नाम को निकाल के लेके आ रहे हैं। तो बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है ना, तो इसको समझना कोई खेल नहीं है बच्चों का। और यहाँ पर पसीना निकल जाता है बच्चों का, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको समझना है, क्या समझना है कि मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। कायरल क्या होगा, एक एक टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होगी। ऐसा नहीं है कि आपको इसको मैं छोड़ के चला जाऊंगा ऐसे कि कायरल है बस लिख दिया कि मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। कायरल क्या होता है ये नहीं बता, आपको एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर करूंगा यहाँ पे कायरल क्या होता है, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कायरल। तो कायरल क्या होता है, कायरल का मतलब ये होता है बच्चा, देखो ध्यान से, कायरल का मतलब ये होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन होता है। अब सर एक नई चीज बता दी आपने, तो इसी के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन तो कुछ नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। कायरल क्या होता है, मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। तो कायरल का मतलब ये है कि इसमें क्या प्रेजेंस होगा, प्रेजेंट एसिमेट्रिक कार्बन, प्रेजेंट एसिमेट्रिक कार्बन, और एक ही नाम है बच्चों, एसिमेट्रिक कार्बन आए और कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन और कायरल एटम, एक ही चीज है बच्चों, प्रेजेंट एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। तो कायरल का मतलब ये होगा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। अब ये एसिमेट्रिक कार्बन तो बच्चों कुछ नहीं है, अगर कार्बन के साथ, कार्बन की आपको पता है कि बच्चों कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, और कार्बन से चारों ही बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हों, मान लीजिए यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे H है और यहाँ पे Br है। तो देखो इस कार्बन से चारों ही ग्रुप डिफरेंट है, इसी को ही कहते हैं बच्चों कायरल, कायरल कार्बन। इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या कहलाएगा बच्चों, कायरल मॉलिक्यूल्स। बहुत सिंपल है, बस आपने क्या देखना, कार्बन के साथ चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, कार्बन के साथ जो चारों के चारों ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट है तो उसी को ही बच्चों हम कहते हैं कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। और ये जो मॉलिक्यूल्स है इसी को ही कहेंगे हम कायरल मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर कार्बन के साथ चारों ग्रुप अलग है, डिफरेंट है, तो मॉलिक्यूल्स हमारा कायरल कहलाएगा, कायरल मॉलिक्यूल्स कहलाएगा बच्चों। और ये जो कार्बन है इसको हम कायरल कार्बन कहेंगे या एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यही है कि मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, कायरल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, दूसरी कंडीशन ये है, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स भी आप लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स डू नॉट कंटेन एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, अभी क्लियर करता हूं बच्चों, डोंट वरी। मॉलिक्यूल्स डू नॉट कंटेन एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स 2 इक्वल पार्ट में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, मान लीजिए मेरा ये बोर्ड है और इसको मैं बिल्कुल यहां से सेंटर से कट कर दूं, ये जो बोर्ड है इसको मैं क्या कर दूं, सेंटर से कट कर दूं, जो कि मैं करूंगा नहीं, ठीक है ना, तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल्स को सेंटर से कट कर दूं तो ये जो बोर्ड है मेरा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से एक जैसे ही है, ठीक है बच्चों। अगर कोई चीज, कोई कंपाउंड्स, कोई मॉलिक्यूल्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए एग्जैक्ट, तो इसका मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। और अगर कोई मॉलिक्यूल्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं होता कटने के बाद, तो इसका मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर है, इसको मैं बीच से कट कर दूं बच्चों, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा बच्चों। इस वाला ये इधर वाला पार्ट है थोड़ा डिफरेंट है, इस वाला पार्ट इधर मैंने कैप लगाई हुई है ये अलग है। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं चाहिए। तो मॉलिक्यूल्स डू नॉट कंटेन एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा कंपाउंड्स नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ये देखो बच्चों एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ये जैसे ही हम जब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, तो वहां पे भी आपको समझाएंगे कि ये जो सेंटर क्रॉस करता है इसका मतलब बच्चों कार्बन ही होता है, बॉन्ड डाई नोटेशन में आपने पढ़ा है। अब ऐसे बनाएंगे, ये कार्बन यहाँ पे मान लीजिए CH3 ग्रुप है और यहाँ पे हम ले लेते हैं
आपका सीधा NH2 ग्रुप, इधर OH, इधर H और इधर आपके पास OH और इधर H। तो हमें देखना है कि इस मॉलिक्यूल्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसको बच्चों कट करो, आप कट ऐसे भी कर सकते हो ऊपर से। अगर मैं इसको ऊपर से कट करता हूं तो भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता बच्चों, इधर OH है H है, इधर ऊपर H बचेगा, इधर OH, तो ये भी क्या है, डिफरेंट है। अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं बीच में से, तो देखो ऊपर वाले पार्ट में क्या बचेगा, CH3, इधर OH है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, इधर राइट में क्या है, H है, इधर क्या है NH2H। तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स डू नॉट कंटेन एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में इधर लिखवा देता हूं। चलो बच्चों थर्ड पॉइंट, आप मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो बच्चों, दो कंडीशन हमने देख ली। पहले वाली कंडीशन थी हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, कायरल। दूसरी कंडीशन हमने क्या ली कि उसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन लिख रहा हूं बच्चों, मॉलिक्यूल्स शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए बच्चों, मॉलिक्यूल्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन लिखा है बच्चों, एक होता है सुपर इम्पोज, एक होता है नॉन सुपर इम्पोज। तो मैंने क्या लिखा है, नॉन सुपर इम्पोज लिखा है। अब तक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बच्चों ये होती है जो एग्जैक्टली फिट ना हो मॉलिक्यूल्स के ऊपर। मान लीजिए कैसे, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं बच्चों कैसे, कि अगर मैं अपने हाथ पर, ये दूसरे वाला, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये हमारे पास कौन सा है, राइट हैंड साइड। अगर मैं इसके ऊपर एग्जैक्टली दोनों हाथ रखता हूं ऐसे, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो मेरा थंब है दोनों वो अपोजिट है, तो मतलब ये दोनों हाथ जो है मेरे, ये सुपर इम्पोज नहीं है, एग्जैक्टली सुपर इम्पोज नहीं है। क्यों, क्योंकि उंगली शायद आपको दिख रही है कि सुपर इम्पोज कर रही है, लेकिन जो थंब है दोनों ही अपोजिट है। तो ये कंडीशन होती है बच्चों नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो ये क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल कंडीशन होती है। तो मॉलिक्यूल्स कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब सर सुपर इम्पोज वाली कौन सी होगी, सुपर इम्पोज मतलब ये है कि बच्चों का मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली फिट हो जाए उसके ऊपर, उसको हम सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ बच्चों, दोनों ही एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ, सुपर इम्पोज की भी और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज की। एक एग्जांपल ले रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मीथेन का एक एग्जांपल ले रहा हूँ CH4। तो आपको पता है बच्चों की मीथेन की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों, टेट्राहेड्रल। मैं 3 डायमेंशन नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधा ऐसे ही बना रहा हूँ, H इस टाइप से बच्चों ये जुड़े हुए, ठीक है ना, ये मीथेन। अब आपने करना क्या है बच्चों, यहाँ पर आपने इसके सामने एक मिरर रख देना है। यहाँ पे क्या रख देना है बच्चों, एक मिरर रख देना है। तो जैसे ही आप इसको मिरर में रखोगे तो बच्चों इसकी इमेज कैसी बनेगी, इधर इमेज देखो कैसी बनेगी बच्चों। इमेज बनने का एक रूल होता है सिंपल, वो आप लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में भी, कि मिरर से जो जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर होता है जो एटम या ग्रुप, वो इमेज में भी उतनी ज्यादा डिस्टेंस पर होता है। जो जितने पास होता है उतने ही पास उसकी मिरर के अंदर भी इमेज बनती है। ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ये तो सेम रहेगा। अब देखो ये पास में है तो मैं इसी को बना देता हूँ H, फिर ये वाला H, और फिर ये दूर पे है तो उसको मैं दूर पे बना देता हूँ। तो ये मिरर इमेज। अब देखो बच्चों ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, कैसे पता चलेगा, आपने अज्यूम करो इस मॉलिक्यूल्स को एजिटेट उठाना है बच्चों। ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको यहां से उठाओ ऊपर और इसके ऊपर रख दो, यहां से इसको उठाना है और इसके ऊपर रखो। तो जैसे इस मॉलिक्यूल्स को आप यहां से उठाओगे इसके ऊपर रखोगे तो कार्बन तो किसके ऊपर रहेगा बच्चों, कार्बन के। ये हाइड्रोजन किसके ऊपर रहेगा, हाइड्रोजन। ये तीनों हाइड्रोजन है इसके ऊपर, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो जाएगा बच्चों। इसको उठाओगे और इसके ऊपर रखोगे तो ये दिखाई नहीं देगा, इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएगा एग्जैक्टली। तो इस इमेज को हम कहते हैं बच्चों, क्या इमेज बोलेंगे इसको, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इसको मैं कह रहा हूं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। लेकिन हमें चाहिए कौन सी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज चाहिए। तो उसका भी एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ये कौन सी इमेज है बच्चों, इनकी मॉलिक्यूल्स की सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर मेरे पास ऐसा हो जाए, ये कार्बन है
ऊपर में बच्चों यहाँ पे CH3, चलो अगर आप इसमें OH लगा लो या NH2 ग्रुप लगा लो, कुछ भी अलग ग्रुप जोड़ लो, NH2, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ OH ग्रुप, इधर मेरे पास है H और इधर मेरे पास है CH3 या Cl ले लो, छोटा ले लो, चलो ये। अब इसके सामने रखो बच्चों मिरर, ये मिरर दिखा लो आप, कैसे भी दिखा लो, मिरर रखा हुआ है, इतना तो आप समझ गए हो, ठीक है ना कि ये मिरर है। तो जैसे ही हमने इसके सामने मिरर रखा तो इमेज देखो बच्चों कैसी, जो मिरर के जितना पास इमेज भी उसकी उतनी क्या बनेगी, पास। ये ऊपर वाला तो बच्चों सेम ही रहेगा, NH2 यहाँ पे HH3 बनेगी, ये पास में है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको, ये यहाँ पे बनेगा, फिर ये आएगा Cl, फिर ये दूर है देखो मिरर से, तो ये इधर भी क्या बनेगा, दूर बनेगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं, इसको यहां से मॉलिक्यूल्स को ऐसे पकड़ो और इसके ऊपर रखो, क्या ये सुपर इंपोज करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि जैसे ही हमने इसके ऊपर उठाया NH2 ग्रुप तो इंपोज रहेगा, लेकिन इधर से जैसे उठाएंगे X किसके ऊपर आएगा बच्चों, OH, और इस X के ऊपर कौन आएगा, OH, तो मतलब क्या ये सुपर इंपोज नहीं होगा। तो इस टाइप की जो इमेज होती है बच्चों, उसको मैं कह रहा हूं नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। तो ये कैसी है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेज। ये कौन से है बच्चों, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे कि सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज क्या होती है और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज क्या होती है। तो देखो बच्चों दो आइसोमर बन रहे हैं, एक तो ये है एक ये है, दोनों आइसोमर है, एक ये है एक ये है। तो ये जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होती है और ये जो आइसोमर होते हैं, इनको बच्चों हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं कॉल्ड या नोन एज, या इसको हम कहते हैं बच्चों ये जो पेयर बना है आइसोमर का, नोन एज एन एंशियोमर। एन, अभी इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं, एन एंशियोमर्स। तो इनको हम कहेंगे बच्चों दोनों को एन एंशियोमर कहेंगे। ये जो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बनी है, ये जो दो आइसोमर बने हैं नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज के, इनको हम जानते हैं एन एंशियोमर। ठीक है बच्चों, अभी इसकी वेट करो, अब इसकी डेफिनेशन भी करा रहा हूं आपको, एन एंशियोमर क्या होते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी और बच्चे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस बात का कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आप जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो बच्चों, ये अब इसकी मैं डेफिनेशन आपको और लिखवा देता हूं। ये डेफिनेशन पूछी जाती है एक्चुअली आप लोगों से कि एन एंशियोमर क्या होती है, एन एंशियोमर किसको कहते हैं। तो अभी मैंने कहा भाई ऐसे आइसोमर, पेयर ऑफ आइसोमर जो कि कैसी इमेज रखते हैं, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज रखते हैं। तो एक पेयर होता है आइसोमर का जो क्या रखते हैं बच्चों, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज रखते हैं, तो उनको हम कहेंगे एन एंशियोमर। तो मैं लिख रहा हूं द पेयर ऑफ आइसोमर, द पेयर ऑफ आइसोमर, आइसोमर का तो पता ही है बच्चों आपने, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अभी दोनों कंपाउंड्स मैंने कराए थे आपको, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एटम्स ग्रुप सब इक्वली थे, ठीक है ना। द पेयर ऑफ आइसोमर which have non superimposable mirror image, which have non superimposable mirror image is called an enantiomer, an enantiomer। उनको क्या कहेंगे बच्चों, एन एंशियोमर कहेंगे। ऐसा पेयर ऑफ आइसोमर जो कि क्या रखता है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज रखता है। नॉन सुपर इंपोजिबल का मतलब आप समझ गए होंगे, जो ऊपर से इंपोज नहीं होती, उसको हम नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे बच्चों एन एंशियोमर। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं और लिखाता हूँ उसके बारे में, क्या लिखवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन एंशियोमर, ऑल, मैं लिख देता हूँ ऑल एन एंशियोमर, all enantiomer have same physical property। देखो बच्चों क्या लिखा रहा हूं, all enantiomer have same physical properties such as कौन कौन से physical property, such as boiling point, melting point, refractive index। बच्चों ये बॉइलिंग पॉइंट है, नॉट ब्लड प्रेशर,
कभी कुछ बच्चे इसको बायो वाले बच्चे भी शायद लेक्चर देख रहे हैं, तो बायो वाले बच्चे इसको ब्लड प्रेशर ना समझें, तो ब्लड प्रेशर नहीं है भाई, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईटीसी। क्या लिखा है, ऑल एंजाइम्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट differ only किसमें डिफरेंट है बच्चों, but differ only rotation of light, किसमें, रोटेशन ऑफ लाइट इन पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर बच्चों, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर जो लाइट है उसके रोटेशन में डिफरेंट है, बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट सब सेम होता है। किसमें डिफरेंट होता है, सिर्फ रोटेशन ऑफ लाइट इन पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर जो लाइट होती है उसके रोटेशन में डिफरेंस है, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ये कंडीशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आपको पता है बच्चों क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसी के बेसिस पे आपको पता है कि एक डैश रोटेटिव होता है, एक लेवल रोटेटिव होता है, ठीक है बच्चों। अब वहां पे मैंने कंडीशन भी आपको बता दी कि कैसे बताएंगे हम कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स है कि नहीं है। तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहला कि मॉलिक्यूल्स कैसा होना चाहिए, कायरल, कायरल का मतलब उसमें एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट भी आपने देख लिया इसमें कंडीशन में, क्या होना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट हमने देखा है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है या स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट जो है, यहाँ पर ये तीनों कंडीशन के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब इसी के अंदर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ एनएसआर रिएक्शन के अंदर ही बच्चों एक बात आती है नोमेनक्लेचर की, जो हमने पहले पढ़ाया है यूपीएससी नोमेनक्लेचर, वो ठीक है, वो कंपाउंड का यूपीएससी नोमेनक्लेचर है, लेकिन यहाँ पर एक अलग टाइप का नोमेनक्लेचर है आइसोमेरिज्म के अंदर, वो हम पढ़ रहे हैं। तो अब आपने हेडिंग डालनी है क्या बच्चों, नोमेनक्लेचर सिस्टम, नोमेनक्लेचर सिस्टम, नोमेनक्लेचर सिस्टम, ये हेडिंग डालनी है। और सबसे पहली हेडिंग जो इसमें मैं करा रहा हूं बच्चों, वो करा रहा हूं DNL नोमेनक्लेचर सिस्टम, DNL नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो डी एंड नोमेनक्लेचर सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो डी एंड एल में क्या होता है, बहुत सिंपल है बच्चों। मैं एक यहाँ पे कंपाउंड ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ 2-3 एग्जांपल में इसको फिनिश करूंगा। तो आपके पास ये कंपाउंड है। अब बच्चों आगे ना ये फिशर प्रोजेक्शन में कराऊंगा। फिशर प्रोजेक्शन मतलब है कंपाउंड ऐसे ही हम लिखेंगे। तो देखो इसका मतलब होता है कार्बन, ये जो होता है क्या मतलब होता है कार्बन। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इसमें जो ग्रुप लगा है बच्चों, आपके पास CH3 लगा है यहाँ पे। इसमें जो हम ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ये आपने क्या करना है बच्चों, इसके सामने मिरर रख देना है। क्या रख देना है बच्चों, मिरर रख देना है। तो ये प्लेन मिरर आपने इसके सामने रखा, तो इसकी इमेज देखो कैसी बनेगी। इमेज तो आपको पता है कि बच्चों जो ऐसी ही बनेगी, जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी सेम रहता है। सिर्फ इमेज में हम क्या देखते हैं, आपने देखा बच्चों कभी जो आपके घर में मिरर होता है उसके सामने कभी खड़े हो जाना और अपना राइट हैंड ऐसे करना, तो क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो हमारा थंब है जो अभी किस साइड दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड, ये आपको कैसे दिखाई देगा, ये इधर राइट साइड में दिखाई देगा, मतलब अपोजिट दिखाई देता है। अगर हम मिरर के सामने से हाथ करेंगे तो हमारा जो थंब होता है वो क्या दिखाई देता है, अपोजिट। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों, सेम है कि जैसे ही मैंने मिरर इसके सामने रखा तो ये CH3Br तो सेम रहेगा, लेकिन OH हमें कहाँ दिखाई देगा, इस साइड, और H कहाँ दिखाई देगा, इस साइड। तो ऐसे कुछ इसकी इमेज बनेगी। अब आपके पास दो कंपाउंड है, दो आइसोमर है, ठीक है। आपने नाम बताना है, नाम कौन सा बताना है, D and L। कौन सा इनमें से D होगा, कौन सा इनमें से L आइसोमर होगा, कौन सा D आइसोमर होगा, कौन सा L आइसोमर होगा। दोनों आइसोमर है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो आपने क्या देखना है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। ये देखो, ये आपके पास है सेकंड कार्बन, ये वाला सेंटर वाला, ये सेकंड कार्बन है बच्चों। आपने इस सेकंड कार्बन पे देखना है कि अगर OH ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड है। OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है तो इसको कहेंगे बच्चों हम D फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलेंगे आइसोमर की, D फॉर्म। अगर OH ग्रुप
अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको बच्चों हम कहेंगे एल फॉर्म। तो बहुत आसान है, बस आपने कुछ नहीं करना, जो OH ग्रुप है इसकी पोजीशन देखना है और इसी के बेसिस पे बच्चों हम ग्लूकोज जो होता है, आपने उसका कहीं नाम लिखा होगा कि डी ग्लूकोज होता है, एल ग्लूकोज होता है, तो वो यहीं से ही नाम आया है, ठीक है ना। वहां पे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में मैं क्लियर आपको कराऊंगा। तो इसको अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो डी फॉर्म कहेंगे, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो एल फॉर्म कहेंगे। एक एग्जांपल बच्चों मैं ओरिजिनल करा देता हूं यहाँ पे आपको, इधर एक एग्जांपल ग्लिसरेल्डिहाइड। ग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO और यहाँ पे आपके पास OH, H और CH2OH, CH2OH, ये ग्लिसरेल्डिहाइड होता है बच्चों। CHO, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्मूला है ग्लिसरेल्डिहाइड। अब देखो इसकी इमेज बनाओ, सामने इसका आइसोमर कैसे बनेगा? OH ग्रुप किस साइड रहेगा बच्चों? ये तो सब कुछ सेम ही रहेगा, CHO, नीचे क्या लगा है CH2OH, OH किस साइड आएगा? इस साइड आ जाएगा, और इधर से OH किस साइड पहुंच जाएगा? इस साइड। तो ये इसका आइसोमर बना। ये ग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दो आइसोमर है ग्लिसरेल्डिहाइड के, एक ये वाला एक ये वाला। अब कौन सा इनमें से डी, कौन सा है? तो क्या देखना है बच्चों? सेकंड कार्बन पे, ये सेकंड कार्बन है हमारा, इस पर OH अगर राइट हैंड साइड है तो कौन सा है बच्चों? डी। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड है तो कौन सा है बच्चों? एल। तो इसको हम कहेंगे डी ग्लिसरेल्डिहाइड, और ये जो होगा बच्चों इधर वाला, ये होगा आपका एल ग्लिसरेल्डिहाइड। तो ये मैं इधर लिख देता हूं, इधर डी ग्लिसरेल्डिहाइड और इधर बच्चों ये कौन सा होगा? ये होगा आपके पास एल ग्लिसरेल्डिहाइड, एल ग्लिसरेल्डिहाइड। स्पेलिंग बच्चों लिख लेने को सही से देखिए, तो ये डी ग्लिसरेल्डिहाइड होगा, ये एल ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है, तो आसान है बच्चों। क्या देखना है? सिर्फ OH ग्रुप की पोजीशन। OH ग्रुप राइट हैंड साइड तो मतलब डी फॉर्म, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड तो मतलब एल फॉर्म। तो ये जो आइसोमर होते हैं, एक डी फॉर्म बनता है, एक एल फॉर्म बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये था नोमेनक्लेचर सिस्टम में सबसे पहला डी एंड एल नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सेकंड नोमेनक्लेचर सिस्टम आएगा बच्चों हमारे पास RNS नोमेनक्लेचर सिस्टम, RNS नोमेनक्लेचर सिस्टम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, RS नोमेनक्लेचर, क्योंकि आपके जितने भी कंपटीशन है उनमें, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें RS नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। RS बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, RS नोमेनक्लेचर सिस्टम, यहां से क्वेश्चन आता है, बोर्ड में तो आता ही आता है, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो नीट का हो या जेईई मेंस का हो या फिर आपके जो डिफेंस वाले एग्जाम है NDA में, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों इसको ध्यान से करना है, RS नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा उससे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, तो बहुत इजी है, बस आपने इसको थोड़ा सा फोकस करके समझना है मेरे साथ। तो मैं बता देता हूं बच्चों, R का मतलब जो होता है, R का मतलब यहाँ पे होता है रेक्टस, S का मतलब होता है बच्चों सिनिस्टर। रेक्टस मतलब क्या, सिनिस्टर मतलब क्या? तो रेक्टस मतलब होता है बच्चों क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सिनिस्टर मतलब होता है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या? क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ एटम, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ एटम्स, एटम ऑफ ग्रुप्स। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, इसका यही मतलब है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ एटम्स या ग्रुप का तो R उसका नाम होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ एटम और ग्रुप का तो उसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो S होगा बच्चों। अब ये चीज सर अभी समझ में नहीं आई कि R क्या होता है, S क्या होता है, क्या आपने तो बता दिया कि क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा मॉलिक्यूल्स के अंदर? तो बच्चों डोंट वरी अबाउट इट, आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से रूल है, वो रूल्स आपने लिखने हैं। क्या करना है? कुछ 3 से 4 पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे से रूल है, वो आपने इसमें करने हैं। जैसे ही ये रूल्स आपको समझ में आ जाएगी तो आप इसका नोमेनक्लेचर भी इजीली कर लोगे। तो सबसे पहला रूल क्या करना है बच्चों, हमने कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, उसको हमने नंबरिंग देनी है। तो सबसे पहला मैं लिख रहा हूं, सबसे पहला रूल, नंबर इज गिवन, नंबर इज गिवन ईच एटम
देखो क्या नंबर इज गिवन ईच एटम और ग्रुप which attach to कायरल कार्बन। ये तो भी पढ़ा है बच्चों, क्या होता है कायरल कार्बन। अगर कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं तो उसी को हम कायरल कार्बन कहते हैं। तो हमने नंबरिंग देनी है बच्चों, पहला काम हमारे पास क्या है नंबरिंग का। तो नंबर इज गिवन ईच एटम और ग्रुप विच अटैच टू दी कायरल कार्बन। ठीक है, पहला रूल। सेकंड रूल जो है हमारे पास, सेकंड रूल क्या है कि नंबरिंग किसके बेसिस पे देंगे। तो नंबर इज गिवन on the basis of atomic number, तो नंबरिंग जो होती है वो किसके बेसिस पर करेंगे हम, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम क्या करेंगे बच्चों, उसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या करना है, अगर हायर एटॉमिक नंबर होगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर बच्चों हायर एटॉमिक नंबर, तो उसी को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हायर एटॉमिक नंबर तो मतलब क्या, अगर हायर एटॉमिक नंबर है, जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसी को ही हम हायर प्रायोरिटी देंगे, ज्यादा प्रायोरिटी इसमें देंगे। तो क्या देंगे बच्चों, हायर प्रायोरिटी होगी इसकी, हायर प्रायोरिटी। ठीक है, हायर एटॉमिक नंबर मतलब हायर प्रायोरिटी। 3 रूल है। फोर्थ रूल आपने क्या करना है इसमें, हमेशा ट्राई करना है बच्चों, क्या ऑलवेज लिख रहा हूं, ऑलवेज, ये बहुत आसान रहेगा आपने अगर ये फोर्थ वाला पॉइंट समझ लिया। ऑलवेज ट्राई टू कीप लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, ऑलवेज ट्राई टू कीप लोअर प्रायोरिटी ग्रुप एट द बॉटम। कहां पे रखने की कोशिश करना, हमेशा कोशिश करना बच्चों कि जो लोअर प्रायोरिटी आइटम है उसको कहां रखे, बॉटम पे रखिए, एट दी बॉटम, एंड देन प्लॉट रोटेशन। कैसे रोटेशन, 1 से 2 की तरफ चलेंगे हमेशा, 2 से 3 की तरफ, ऐसे 1 2 3 ऐसे रोटेट करेंगे। तो बच्चों ये 4 रूल है आपके पास। क्या, सबसे पहले नंबरिंग देनी है। नंबरिंग किसके बेसिस पर देनी है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर देनी है। नंबरिंग को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हमें पता होता है मोस्टली सबके एटॉमिक नंबर जो आपके पास यहाँ पे एटम्स या ग्रुप रहेंगे, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा, सबसे कम प्रायोरिटी होगी, उसको कहां रखेंगे बच्चों, बॉटम पे रखेंगे। उसके बाद हम रोटेशन प्लॉट करके देखेंगे कि क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो आप फटाफट से इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, कुछ इसके RS नोमेनक्लेचर के मैं एग्जांपल करा रहा हूं जिन पर हम ये 4 रूल अप्लाई करेंगे। तो बच्चों आपके पास ये कंपाउंड है HBr आयोडीन C। ये मैं आपको पहले कह चुका हूं बच्चों, क्या है बीच में यहाँ कार्बन है, ठीक है ना। इस कार्बन से एक Br जुड़ा है, इधर आयोडीन जुड़ा है, इधर Cl जुड़ा है, इधर H। तो सबसे पहली कंडीशन बच्चों ये एसिमेट्रिक कार्बन है कि नहीं है, कायरल कार्बन है कि नहीं है। तो कायरल कार्बन है ये, क्योंकि कार्बन से कितने 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, 4 ही वैलेंसी होती है, तो ये कायरल कार्बन है। अब इसका आइसोमर बनाना है बच्चों मेरे को। आइसोमर जैसे ही मैं इसको कहां पे देखता हूं, इसको मैं मिरर इसके सामने रखता हूं, तो बच्चों आपके पास कुछ इस टाइप की कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी, देखो Br तो एजिटिज रहेगा आपके पास, H भी एजिटिज रहेगा। ये आयोडीन कहां पे, इधर चला जाएगा, ICl पास में है मिरर के, तो इधर जाएगा। तो ये 2 आइसोमर है। अब इनमें से एक R है, एक S है। हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन R आइसोमर है, कौन इनमें से S आइसोमर है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि सबसे पहले आप नंबरिंग करो। क्लियर, नंबरिंग करनी है, चलो ठीक है हम रेडी है नंबर करने के लिए। रूल नंबर सेकंड कहता है कि किसके बेसिस पर नंबरिंग करनी है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर नंबरिंग करनी है। तो बच्चों रूल नंबर थर्ड क्या कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, उसको हायर प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, आयोडीन का बच्चों 56 होता है, ब्रोमीन का कितना होता है बच्चों, देखो। तो आपके पास ये आपके पास है यहाँ पे 35, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35।
तो किसका सबसे ज्यादा है? आयोडीन का सबसे ज्यादा है। तो मैं फर्स्ट नंबर किसको देता हूं? आयोडीन। इज इट क्लियर? सेकंड नंबर किस पे जाएगा? ब्रोमीन पे। थर्ड नंबर किस पे जाएगा बच्चों? क्लोरीन पे। फोर्थ नंबर किस पे आएगा बच्चों? हाइड्रोजन पे। सबसे कम प्रायोरिटी इसकी है तो फोर्थ नंबर इसको आएगा। तो जिसका डोमेन नंबर इतना ज्यादा तो प्रायोरिटी इसकी। तो पहला रूल हम अप्लाई कर चुके, सेकंड रूल नंबरिंग कर दिया हमने, थर्ड रूल हमने नंबरिंग कैसे की? प्रायोरिटी के बेस पर। जिसका डोमेन नंबर ज्यादा उसको हायर प्रायोरिटी दी। तो सबसे ज्यादा डोमेन नंबर आयोडीन का है इसलिए हमने इसको पहली प्रायोरिटी दी। अब जो रूल नंबर 4 कहता है बच्चों, वो देखो क्या है। रूल नंबर 4 कहता है कि ऑलवेज ट्राई टू कीप लोअर प्रायोरिटी एटम एट द बॉटम। देखो बच्चों इसमें दो पार्ट है, एक तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरा ये आपके पास क्या है? वर्टिकल लाइन। तो आपको पता है ये टॉप है, ये बॉटम है। तो बॉटम पे क्या होना चाहिए? बॉटम पे हमेशा लोअर प्रायोरिटी एटम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लोअर प्रायोरिटी किसकी है? इसी की है बच्चों। फोर्थ नंबर हमने इसी को दिया है, तो इसका मतलब ये तो ठीक है, लोअर प्रायोरिटी एटम। इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, बस इसका नाम नोमेनक्लेचर देखना। उसके बाद हमने क्या करना है? रोटेशन प्लॉट करना है। कहां से? फर्स्ट से सेकंड की ओर, थर्ड की ओर। इसको बच्चों जो लोअर प्रायोरिटी एटम है, ग्रुप है, इसको आपने छोड़ देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, इसके बारे में नहीं सोचना है। तो अब आपने क्या करना है? रोटेशन। तो देखो कहां से जाएगा? ये फर्स्ट है, फर्स्ट से किसकी तरफ जाएगा? सेकंड, सेकंड से किसकी तरफ जाएगा? थर्ड की तरफ। तो रोटेशन कैसे है बच्चों? रोटेशन कुछ इस टाइप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसको आपने छोड़ देना। तो ऐसे रोटेशन चल रहा है। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? रोटेशन कैसे जा रहा है बच्चों? फर्स्ट से सेकंड, थर्ड। तो रोटेशन कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो कैसे रोटेट कर रहा है? इस तरह से रोटेट कर रहा है, जैसे कि आपकी घड़ी की स्विंग करती है ऐसे। तो कैसे रोटेट है ये? क्लॉकवाइज। रोटेशन कैसे है बच्चों? क्लॉकवाइज। रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो क्या होता है बच्चों? नाम इसका आर। तो ये क्या है हमारे पास? आर आइसोमर। इसका नाम क्या कहेंगे बच्चों? आर कहेंगे। दूसरा देख लो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी? 1, फिर इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड, ये फोर्थ है। इसको तो हमने करना ही नहीं है कंसीडर। तो बॉटम पर होना चाहिए लोअर प्रायोरिटी वाला, यहाँ पे है। तो कैसे मूव करेगा? 1 2 3। ये कैसे मूव कर रहा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसा है? एस आइसोमर। नाम पता चल गया बच्चों? इसका आर आइसोमर होगा, ये कैसा होगा? एस आइसोमर। सिर्फ ये ऐसे ही आपने देखना है। और एग्जांपल करा देता हूं इसकी। ये तो सिंपल वाला है कि आप इसमें कुछ नहीं किया, लेकिन कई बार बच्चों कैसे होंगे आपके पास एग्जांपल, यही एग्जांपल लेता हूं मैं, ऐसे देखना पड़े ध्यान से आपने। अगर यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और यहाँ पे H है। अब इसका नाम आपने देखना है बच्चों, इसका R होगा कि S होगा, इसका नोमेनक्लेचर आपने देखना है। तो बच्चे रूल लगाएंगे सारे, नंबरिंग कर देंगे। आपको पता है नंबरिंग, इसका पहला नंबर आएगा, इसका सेकंड नंबर आएगा, इसका थर्ड नंबर आएगा, इसका फोर्थ नंबर आएगा। तीनों रूल आपके अप्लाई हो जाते हैं। यहाँ तक जो फोर्थ वाला रूल है वो कहता है कि लोअर प्रायोरिटी एटम ऑलवेज ट्राई टू कीप एट द बॉटम। लेकिन यहाँ पर तो बॉटम पे नहीं है, बॉटम पे तो कौन है? क्लोरीन। तो मुझे तो इसको लेके आना है भाई बॉटम पे यहाँ पे। तो बच्चों हमने क्या करना है, अगर आपने एग्जैक्ट नोमेनक्लेचर सही करना है तो आपने रूल फॉलो करना पड़ेगा, इसको आपने बॉटम पे ही लेके आना पड़ेगा। बॉटम पे लेकर कैसे आएंगे बच्चों? मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूं। इसको तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ, हाइड्रोजन को यहाँ पे ले आता हूँ। तो जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये क्लोरीन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? आयोडीन की जगह। ठीक है बच्चों, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन की जगह, क्लोरीन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? आयोडीन की जगह। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आयोडीन कहाँ जाएगा? आयोडीन ब्रोमीन की जगह जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे जाएगा। गलत बच्चों, ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि कार्बन जो होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है बच्चों। जैसे हमें ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, बॉन्ड एंगल इक्वल होता है सबके बीच। तो क्या होता है कि ये तो Br पीछे है, तो ये इसका जो रोटेशन होगा वो आयोडीन और ब्रोमीन में एक्सचेंज नहीं होगा। वो किसके साथ एक्सचेंज होगा बच्चों? वो आपके पास जो एक्सचेंज होगा ये आयोडीन बच्चों यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको बना के दिखाता हूं कि कंडीशन कैसे बनेगी। ये जो ऊपर वाला है ये तो सेम रहेगा, Br है। देखिए हाइड्रोजन कहां गया? इसकी जगह। क्लोरीन कहां पहुंच गया बच्चों? यहाँ पे Cl की जगह। लेकिन ये आयोडीन कहां पे चला जाता है? आयोडीन ऐसे पहुंच जाता है बच्चों। आयोडीन कहां पहुंच गया? ऐसे। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आयोडीन को ब्रोमीन के साथ एक्सचेंज होना चाहिए। बच्चों ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये कैसी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और ये मॉलिक्यूल्स पीछे की साइड होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पास में नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इक्वल है।
जितनी डिस्टेंस इसकी इससे आयोडीन की हाइड्रोजन के साथ है, उतनी ही डिस्टेंस आयोडीन की क्लोरीन के साथ है, उतनी ही इसके साथ है। लेकिन हमें किसको चेंज किया है? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन कहां पे आएगा? क्लोरीन की जगह। क्लोरीन कहां जाएगा? इसकी जगह। तो चूंकि बॉन्ड लेंथ सबकी इक्वल है तो हमें इसको जरूरत नहीं है चेंज करने की, हम इसको आयोडीन को कहां रख देंगे? यहां पे। तो ऐसे अब नोमेनक्लेचर देखो, अब नंबरिंग दे लो आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखो जो लोअर प्रायोरिटी वाला आइटम है वो कहां पे आ गया? बॉटम पे। अब बच्चों इसको कैसे घुमाएंगे? 1, ये 1 2 3, तो ये ऐसे रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? ये बच्चों कैसे रोटेट कर रहा है? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या? एस आइसो। ये क्या नाम होगा उसका बच्चों? एस। नाम इसका क्या होगा? एस। एक एग्जांपल और लेता हूं आपको, यहाँ पे इधर करा दो, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, देखो बच्चों मैंने 3 कंडीशन लिया है। पहले वाली तो ठीक थी कि जो लोअर प्रायोरिटी आइटम है वो कहां है? बॉटम पर ही है। दूसरे वाले में क्या है कि जो लोअर प्रायोरिटी आइटम है वो कहां पर है? हॉरिजॉन्टल स्पेस पे। एक्सचेंज करने का आपको तरीका भी मैंने बता दिया कैसे। इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लाएंगे, क्लोरीन यहाँ पे, ये पोजीशन यहाँ पे, ऊपर वाली पोजीशन सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आपको मैंने एक्सचेंज करने का तरीका बता दिया, बस इसको आपने फॉलो करना है, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब थर्ड वाली पोजीशन में बच्चों आपको बता देता हूँ। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर अगर ये हाइड्रोजन इधर हो जाए तो, लो बच्चों मैं इसको ही आपको करके दिखा देता हूँ एक बार कि अगर ऐसा हो जाए, ये हाइड्रोजन इस साइड है, ब्रोमीन हमारा यहाँ पे है और क्लोरीन यहाँ पे, आयोडीन यहाँ पे। अब इसको बच्चों में फिर आपसे कह रहा हूँ कि ऊपर वाली पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। हाइड्रोजन को आपने कहाँ लेके आना है? यहाँ पे। क्लोरीन कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? इस साइड। और ये जो आयोडीन है ये कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? इस हाइड्रोजन। तो फाइनली आपके पास क्या बनेगा बच्चों? आपके पास बनेगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ, हाइड्रोजन तो कहाँ गया आपका? लोअर प्रायोरिटी। क्लोरीन कहाँ चलेगा? इस साइड। Br आपके पास सेम रहा और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा बच्चों? आयोडीन। ऊपर वाली पोजीशन सेम रहेगी। अब नोमेनक्लेचर बताना है तो बता दोगे। अब सबसे पहला नंबर किसको देंगे? आयोडीन का फर्स्ट होता है, सेकंड ब्रोमीन एटॉमिक नंबर, और थर्ड इसका आएगा, फोर्थ इसका आएगा। फोर्थ से तो मतलब ही नहीं है, तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे घुमा देंगे। कैसे है बच्चों? क्लॉकवाइज है, तो इसको हम कहेंगे आर। ये कैसा नाम होगा उसका बच्चों? आर नाम होगा इसका। एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल और बता देता हूं बच्चों। यहाँ पे ये यहीं पे करा देता हूं, उसके नीचे ध्यान देना। अगर आपके पास ऐसे हो जाए बच्चों, सारी कंडीशन आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि हाइड्रोजन कहां हो जाए? ऊपर, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। अब देखो जो लोअर प्रायोरिटी एटम है वो कहां पर? वो आपको तो पता ही है बच्चों, ये किसको फर्स्ट पोजीशन देते हैं, इसको सेकंड देंगे, इसको थर्ड देंगे, इसको फोर्थ। तो फोर्थ वाला जो है, जो लोअर प्रायोरिटी एटम है, वो सबसे नीचे होना चाहिए था, लेकिन कहां है? टॉप पे। इसको कैसे एक्सचेंज करेंगे बच्चों? इसको एक्सचेंज करने का एक ही तरीका है कि अब की बार हम मॉलिक्यूल्स को पूरा 180 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। 180 पर कैसे? ये ब्रोमीन यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो बच्चों इसको हम रोटेट करेंगे कितने पे? 180 डिग्री पर। हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ब्रोमीन वहां पे पहुंच जाएगा, आयोडीन इसकी जगह जाएगा, क्लोरीन इसकी जगह आएगा। तो यहाँ पे हम रोटेट करेंगे बच्चों, ईच रोटेशन कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे। तो जैसे ही आप 180 डिग्री पर रोटेट करोगे इसको, तो ये मॉलिक्यूल्स आपके पास बच्चों ऐसे बनेगा। Br तो कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। H कहां जाएगा? नीचे। और ये जो Cl है ये किधर आ जाएगा? इस साइड। आयोडीन कहां पहुंच जाएगा? इस साइड। अगर केस ऐसा हो जाए कि लोअर प्रायोरिटी एटम टॉप पर हो, तो उसको बॉटम पे लेके आना है, तो ऐसे केस में हमें 180 डिग्री पर रोटेट करना पड़ेगा। अगर वैसे है आपका हॉरिजॉन्टल पर है, तो तब तो उनको हम इस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं। अब देखो बच्चों ये आपके पास बन गया केस, तो फर्स्ट पोजीशन हम इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे, फोर्थ इसको देंगे। तो नोमेनक्लेचर कैसा बनेगा? 1 2 3 1 2 3। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एस फॉर्म बनेगी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, कर लेंगे। तो ये था हमारे पास आर एस नोमेनक्लेचर। इसी कुछ क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, तो आज बच्चों हम इतना ही रखते हैं इसको। तो आपने इसको लेक्चर को कंप्लीटली बड़े ध्यान से पढ़ना है, और जो है आप वैसे तो बहुत अच्छे रिव्यू है चैनल के, तो आप लोगों ने ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है। और बच्चों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जितने भी नीडी स्टूडेंट है इस टाइम पे, जिनको रिक्वायरमेंट है सच में, जो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की, तो उन सब तक
आप इसको पहुंचा सकते हैं जो भी आपके रिलेटिव है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।